जिस ईस्टर्न वेस्टलैंड के बीस्ट टाइड के बारे में तुमने सुना है, वो समुद्री राक्षसों के हमले के सामने कुछ भी नहीं है। मार्शल हेवन सीरिंग में अनगिनत समुद्री राक्षस है और हर कुछ साल में वे तट पर इकट्ठा होते हैं और महाद्वीप पर हमला करते हैं। यदि कोई क्षेत्र उन्हें रोक नहीं सकता तो वे अनगिनत निर्दोष लोगों को मार देंगे। जब मैं जवान था, मैं मुश्किल से उन समुद्री राक्षस से बच सका, लेकिन मेरे बाकी परिवार के लोग उनकी वजह से मर गए, उस शिष्य ने कहा। उस समय की यादों को देखकर उसके आंखों में दर्द झलक रहा था। उसने आगे कहा, समुद्री राक्षस बस बहुत ज्यादा है और केवल उन्हें लगातार मारकर ही हम संतुलन बनाए रख सकते हैं। यही कारण है कि सेंट्रल प्लेन्स के सभी शक्तियां समुद्री राक्षस के शिकार को बढ़ावा देती है। कुछ सेक्ट्स के पास तो हंटिंग टारगेट्स भी हैं, इसलिए तुम्हें इसमें कोई अपराध बोध महसूस नहीं करना चाहिए। भूमि पर मौजूद मैजिकल बीस्ट्स की तुलना में समुद्री राक्षस पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड, मर्सिलेस और इमोशनलेस है। कितना अजीब है। फिर समुद्री राक्षस केवल सेंट्रल प्लेन्स पर हमला करते हैं और बाकी 4 क्षेत्रों पर नहीं? अर्जुन ने पूछा। ये स्टॉर्म जोन्स की वजह से है। स्टॉर्म जोन्स केवल ईस्टर्न वेस्टलैंड और बाकी क्षेत्रों की तरफ मौजूद है। सेंट्रल प्लेन्स की स्पिरिचुअल क्यूआई के कारण वहां ऐसे स्टॉर्म जोन्स नहीं है। सच कहूं तो ईस्टर्न वेस्टलैंड, वेस्टर्न डेजर्ट, सदर्न सी और नॉर्दर्न सोर्स केवल स्टॉर्म जोन्स की वजह से बच पाए हैं। सेंट्रल प्लेन्स अपनी खुद की डिफेंसेस से ही जूझ रहा है, इसलिए कोई भी बाकी 4 क्षेत्रों को मदद नहीं करेगा। ये 4 क्षेत्र केवल सेंट्रल प्लेन्स के लिए 4 गांवों के समान है, शिष्य ने समझाया। अचानक समुद्र की सतह फट गई। एक विशाल आकृति हवा में उड़ी और फ्लाइंग बोट की ओर बढ़ी। सभी ने देखा कि ये एक विशाल मछली थी जिसकी लंबाई 300 मीटर थी, लेकिन इसका मुंह इसके शरीर का अधिकांश हिस्सा घेरे हुए था। इसकी ऑरा देखकर लगता था कि यह 6ठी रैंक तक पहुंच चुकी थी। आदिल ने हाथ हिलाया और एक गोल्डन लाइट मछली के सिर से होकर गुजरी। यह तुरंत मारी गई। जैसे ही इसे मारा गया, एक सीनियर शिष्य ने उसका शरीर काटा और उसमें से एक बड़ा आंतरिक गोली निकाला। आंतरिक गोली को बाहर निकालने पर यह एक घर के आकार का था, लेकिन हवा में आते ही यह तेजी से सिकुड़कर मुट्ठी के आकार का हो गया। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, आप इसे पहले वाले आंतरिक गोली के साथ रख सकते हैं। आदिल ने आंतरिक गोली राघव को दिया, साथ में एक स्पेशल रिंग भी। पहले वो नीली त्वचा वाला मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए लोगों को निर्देशित कर रहा था और आंतरिक गोली उसके हाथ में थे। यद्यपि इन चीजों को बराबर बांटना था, लेकिन वह यह दिखाना चाहता था कि उसका इरादा स्पॉटलाइट चुराने का नहीं है। आप इसे रख सकते हैं। उस अप्रिय मतभेद को भूल जाइए। हम सभी आप पर भरोसा करते हैं कि आप इसे संभालेंगे, इसलिए आप सभी को निर्देशित कर सकते हैं। आखिरकार आपके पास अनुभव है। राघव ने सिर हिलाया। वह इसमें समय और मेहनत लगाने का झंझट नहीं लेना चाहता था। पहली मछली मारी गई और उसका शव समुद्र में फेंक दिया गया। यह जानबूझकर आदिल द्वारा किया गया ताकि उसका खून और समुद्री राक्षस को आकर्षित करे। एल्डर रंजीत बोट के सामने खड़ा था, बिना कोई आवाज किए उदासीनता से देख रहा था, जैसे वह इस सब से संबंधित कोई बाहरी व्यक्ति हो। बस कुछ ही समय में और समुद्री राक्षस समुद्र से बाहर आना शुरू हुए। उनमें से कई के अजीब रूप थे जिन्हें नए शिष्यों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ऐसी अजीब लाइफ फॉर्म्स कभी नहीं देखी थी। कुछ समुद्री राक्षस मछली जैसे थे, लेकिन उनके पैर थे या वे कांटे से ढके हुए थे। और सबसे अजीब था एक फ्रॉग शेप्ड मॉन्स्टर जिसमें केवल एक आंख थी। तरह तरह के अजीब रूप दिखाई दिए, लेकिन उनमें एक समानता थी, उनका ब्रूटल ब्लडथर्स्टी स्वभाव। उन समुद्री राक्षस ने सबसे पहले अपने साथियों के कॉर्प्सेस को खा लिया, फिर फ्लाइंग बोट पर हमला किया। समृद्ध होने का मौका आया। सभी मेहनत करो, आदिल ने चिल्लाया। हाथों के मुद्रास बनाते हुए रून्स उसके चारों ओर घूमने लगे। अनगिनत एरोस समुद्री राक्षस के बीच से निकलकर उन्हें मार रहे थे। इस समय वरिष्ठ शिष्यों की असली शक्ति दिखाई दे रही थी। उनके अटैक्स अत्यंत रिफाइंड थे। कभी कभी एक एरो सीधे सी डीमन के शरीर में घुसकर उसका आंतरिक गोली निकाल देता था। इसके लिए बेहद सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी। शुरुआत में केवल वरिष्ठ शिष्यों ने कार्रवाई की,
क्योंकि उन्हें सबके लिए उदाहरण बनना था, ये सिखाने के लिए कि समुद्री राक्षस को प्रभावी ढंग से कैसे मारा जाए और उनके आंतरिक गोली कैसे निकाले जाए। विभिन्न समुद्री राक्षस के आंतरिक गोली विभिन्न स्थानों पर होते थे। यदि नए शिष्यों ने समुद्री राक्षस को मारा लेकिन आंतरिक गोली नहीं निकाले तो ये बर्बादी थी। आखिरकार ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्य ने भी मदद करना शुरू किया। हालांकि सी एक्सपांशन शिष्य के रूप में वे अभी अभी मैजिकल आर्ट्स के संपर्क में आए थे, इसलिए उनका नियंत्रण स्पष्ट रूप से खराब था। कई सी डीमन कॉर्प्सेस समुद्र में गिर गए, उनके आंतरिक गोली अभी भी अंदर थे, बर्बाद। आदिल का चेहरा थोड़ा मुरझा गया। अगर यह पहले होता तो वह इन लोगों की बेकार होने पर गाली देने लगता, लेकिन अब वह केवल सहन कर सकता था। हालांकि उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। यह पैसा था। उनका इस मिशन के लिए चुना जाना इस वजह से था कि उन्होंने लंबे समय तक योजना बनाई और चाल चली थी। वास्तव में कुछ ने इसे अवसर के रूप में पाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति रिश्वत के रूप में दी थी। यदि उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया तो उन्हें बहुत नुकसान होता। इसलिए जब उन्होंने देखा कि ये शिष्य शिकार करते समय इतने क्लमजी थे तो वह थोड़े पैनिक में थे। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स, आप भी बाहर जाओ। फाउंडेशन फोर्जिंग ब्रदर्स, समुद्री राक्षस को मारने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके आंतरिक गोली निकालो। हम अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, राघव ने कहा। उसे मानना पड़ा कि ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्य बहुत क्लमजी थे। उसने देखा कि आदिल का नाक गुस्से से तिरछा हो गया था। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने ट्रेजर आइटम्स निकाले। कोल्ड रेस ऑफ लाइट बाहर निकले, समुद्री राक्षस को मार डाले। वे समुद्री राक्षस मुख्यतः छठी रैंक के थे, केवल कुछ 7वीं रैंक के थे, इसलिए उन्हें मारना बेहद आसान था। इसे देखकर आदिल का चेहरा थोड़ा सुधरा। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने प्रत्येक सी डीमन को केवल एक ही अटैक में मार दिया। अनलाइक बाकी ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्य, अब उसे केवल आंतरिक गोली इकट्ठा करने की जिम्मेदारी संभालनी थी और उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। 2 घंटे बाद उन्होंने 300 से अधिक आंतरिक गोली इकट्ठा कर लिए, लेकिन वे अधिकांशतः छठी रैंक के आंतरिक गोली थे। राघव ने भौहें चढ़ाई। क्या यह सब बेकार था? इतनी चीजें कितनी मूल्यवान हो सकती थी? आदिल, पास आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। राघव ने अचानक आदिल को इशारा किया। क्या हुआ? सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, आदिल, जो सभी का निर्देशन करने में व्यस्त था, जल्दी से दौड़ता हुआ आया। अगर हम ऐसे ही जारी रखेंगे तो 3 दिनों में हमें कितना मिलेगा? राघव ने पूछा। यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछली पीढ़ी में जब मैं आया था, प्रत्येक व्यक्ति को आंतरिक गोली को दाओ सेक्ट के साथ बदलने पर पर्याप्त पॉइंट्स मिलते थे। एक आउटर सेक्ट शिष्य के रूप में मेरे लिए सामान्य रूप से उस मात्रा को प्राप्त करना 5 साल की मेहनत लेता, आदिल ने कहा। ऐसा काम पाने में तुम्हें काफी खर्च हुआ होगा, है ना? राघव ने हाथ का इशारा किया। पैसे का मतलब? राघव ने इस तरह के मामले कई बार देखे थे। हाँ, केवल इसलिए मैं ये मिशन प्राप्त कर सका क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने मदद की। इसलिए सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, मुझे वास्तव में खेद है, आदिल ने कहा। मैंने पहले ही कहा था कि उस मामले को फिर से मत उठाना। जब तक तुम खुद को मेरा दुश्मन नहीं बनाओगे, मैं तुम्हारे लिए कठिनाई नहीं बनाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो मैं भी बुरा नहीं मानूंगा, राघव ने सीधे कहा। वह देख सकता था कि आदिल के मन में कई शंका थी और वह डर रहा था कि सेंट्रल प्लेन्स में वह उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, फिर वह वास्तव में खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन राघव की राय में उसे बस दूसरों ने इस्तेमाल किया था और वह इसे माफ कर सकता था। अगर वह उसके साथ जुड़ना चाहता था तो राघव छोटा नहीं पड़ता। सभी खुले तौर पर बात कर सकते थे। जूनियर शिष्य सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर की उदारता की बहुत प्रशंसा करता है। अगर स्थिति उलट होती तो मैं ऐसा रवैया नहीं रख पाता, आदिल ने कहा। राघव के साथ इतना बातचीत करने के बाद उसने महसूस किया कि राघव में राजा जैसी शान थी। वह दिखावा नहीं करता और न ही दूसरों को हुक्म देता, बल्कि कभी कभी वो ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स के साथ मजाक करता और गाली देता, लेकिन जितना वह ऐसा करता उतना ही उदार दिखाई देता। वह उन विशेषज्ञों से अलग था जिन्हें
आदिल ने पहले देखा था। राघव में एक तरह का आकर्षण था जो उसे जीत लेता था। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। 7th रैंक आंतरिक गोली 6th रैंक से ज्यादा मूल्यवान होंगे। क्यों अधिक शक्तिशाली समुद्री राक्षस को नहीं आकर्षित करते? राघव ने पूछा। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, लेकिन हम नहीं कर सकते। समुद्री राक्षस सामान्यतः अपनी सीमा में रहते हैं। अगर उन्हें खून की गंध नहीं आती तो वे नहीं आएंगे। इसलिए हमारी लाभ प्राप्ति ज्यादातर भाग्य पर निर्भर करती है, आदिल ने कहा। तो यही कारण था। फिर अगर हमने 8वें रैंक या 9वें रैंक समुद्री राक्षस को आकर्षित कर लिया तो क्या होता? राघव ने पूछा। यह असंभव है। 8वें रैंक समुद्री राक्षस बहुत कम आते हैं और 9वें रैंक समुद्री राक्षस किंग के स्तर के होते हैं, आदिल ने कहा। चुप रहो, सिर्फ यह बताओ कि उस स्थिति में क्या होगा, राघव ने कहा। 8वें रैंक समुद्री राक्षस हम संभाल सकते हैं, लेकिन अगर 9वें रैंक सी डीमन आता है तो एल्डर रंजीत केवल खड़ा नहीं रहेगा, वह कार्रवाई करेगा, आदिल ने कहा। तो आंतरिक गोली का क्या होगा? राघव ने चुपचाप पूछा। हम नियमों के अनुसार शिकार के माध्यम से प्राप्त सब कुछ डिसाइपल्स के लिए है। भले ही एल्डर को हस्तक्षेप करना पड़े, वह लाभ में हिस्सा नहीं ले सकता। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर आप। आदिल घबराकर राघव की ओर देखता रहा। बस और कुछ नहीं, तो बस शांतिपूर्वक अमीर बनो, ज्यादा मत बोलो। राघव का मन प्राइमल केओस स्पेस में डूब गया। उसने जल्दी से 10 से अधिक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चुने। उन्हें पाउडर में बदलते हुए उसने चुपचाप समुद्री राक्षस से कुछ एसेंस ब्लड खींचा और अर्थ फ्लेम का उपयोग करके एक विशेष मेडिसिनल पिल तैयार किया। यह पिल कोई टियर नहीं रखती थी। यह राघव का खुद का आविष्कार था और इसका वास्तविक मूल्य नहीं था, लेकिन यह एसेंस ब्लड की शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर सकती थी। और जब इसे पानी में फेंका जाएगा तो सभी समुद्री राक्षस इसकी गंध से आकर्षित होंगे। राघव ने इंडिफरेंट एल्डर रंजीत को देखा। उसकी आंखों में शरारती चमक थी। अगर उसके पास इतना शक्तिशाली सहायक है तो उसे इसका उपयोग करना चाहिए। चुपचाप मेडिसिनल पिल को समुद्र में डालते हुए उसने देखा कि किसी ने उसके कार्य पर ध्यान नहीं दिया। पिल घुल गई और एक अदृश्य तरंग फैल गई। इसके बाद राघव गैर चिंतित होकर बो के सामने लौट आया। वहां एल्डर रंजीत खड़ा था, इसलिए कोई और पास नहीं गया, लेकिन राघव गया। एल्डर रंजीत, शिष्य कुछ पूछना चाहता है, क्या आप इसे पहचानते हैं? राघव ने एल्डर रंजीत को एक वायलेट जेड पेंडेंट सौंपा। एल्डर रंजीत ने उसे लिया। उसकी प्यूपल्स सिकुड़ गई। 9 लाइन सोल कामिंग जेड और सबसे कीमती वायलेट जेड वाला इसमें एक फॉर्मेशन है। ये एल्डर रंजीत का पुराना हाथ चमक उठा और उसने जेड पेंडेंट पर रोशनी डाली। राघव ने पेंडेंट पर अनगिनत स्पेकल्स देखे। हालांकि राघव इसे नहीं समझ सका, लेकिन उसने जाना कि ये एक जटिल फॉर्मेशन है। क्या सीनियर को इसका मूल पता है? राघव ने पूछा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एल्डर रंजीत ने सिर हिलाया। यह फॉर्मेशन बहुत जटिल है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और मैं इसका मूल नहीं बता सकता, लेकिन यह जेड पेंडेंट किसी साधारण परिवार या शक्ति के पास नहीं हो सकता। 9 लाइन स्थिति का प्रतीक है और वायलेट जेड की गुणवत्ता को देखते हुए जो शक्ति इससे आई है वो शायद आपकी कल्पना से परे है। एल्डर रंजीत ने राघव की ओर देखा। उसे कुछ कहने का मन हुआ, लेकिन अंत में उसने मुंह बंद रखा। उसने पेंडेंट वापस राघव को लौटाया और अपनी उदासीन मुद्रा में लौट गया। राघव ने अंदर से आह भरी। ऐसा लगता था कि एल्डर रंजीत का ज्ञान भी सीमित था, लेकिन फिर भी उसने कुछ न कुछ सीख लिया था। एल्डर रंजीत, क्या आप शायद मुझे किसी दिशा का संकेत दे सकते हैं? राघव ने पूछताछ की। दुनिया बड़ी है, इसे तुम्हें अपनी खुद की पैरों से चलकर जानना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें जवाब दूं या नहीं? एल्डर रंजीत ने हल्के स्वर में कहा। राघव ने कड़वी मुस्कान दी, लेकिन उसके शब्द सही थे। अभी इसके बारे में जानने का कोई विशेष मतलब नहीं था। जब वह उस स्तर तक पहुंच जाएगा तब वो सच जान जाएगा। उस स्तर तक पहुंचने से पहले जानने का क्या फायदा? एल्डर रंजीत स्पष्ट रूप से बता रहा था कि उसके पास ऐसी चीजें जानने की योग्यता नहीं है। इसके अलावा एल्डर रंजीत सख्ती से नियमों का पालन करता था। उसे झंझट पसंद नहीं था,
और भले ही उसके मन में सवाल हो, वो पूछता नहीं था। बेशक यही मुख्य कारण था कि राघव ने एल्डर रंजीत से इसके बारे में पूछने की हिम्मत की, क्योंकि एल्डर रंजीत का मुंह हमेशा बंद रहता था। यह सुरक्षित था। असल में राघव चाहता था कि एल्डर रंजीत से मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट की पूरी संरचना और शक्तियों के वितरण के बारे में पूछे, लेकिन एल्डर रंजीत का यह उत्तर स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि पूछना व्यर्थ होगा। बहुत धन्यवाद एल्डर रंजीत, राघव ने हल्का सा झुककर कहा। जैसे ही वह जाने को मुड़ा, एल्डर रंजीत ने फिर से मुंह खोला। पूरे मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट की बात छोड़ो, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के भीतर ही स्टैंड आउट होना बहुत कठिन होगा। यदि तुम पूरे महाद्वीप में सुप्रीमेसी के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, तो पहले अपने आप को एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में स्थापित करो। एल्डर रंजीत की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति आई और उसने राघव को अंतिम चेतावनी दे डाली। राघव हैरान रह गया। एल्डर रंजीत बोलना पसंद नहीं करता था। उसने अपनी कल्टीवेशन बेस प्रकट नहीं की थी और वो हमेशा वुडन ओल्ड मैन जैसा लगता था, लेकिन राघव की इंट्यूशन उसे बता रही थी कि उसकी शक्ति भयंकर है। सीनियर की सलाह के लिए बहुत धन्यवाद, राघव ने विनम्रता से कहा। कुछ खास नहीं था। जब तुम एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पहुंचोगे, तब तुम समझ जाओगे कि भले ही तुम बाकी 4 क्षेत्रों को डोमिनेट कर लो, फिर भी सेंट्रल प्लेन्स के हेवनली जीनियसेस के बीच तुम्हारा कोई सुपीरियोरिटी नहीं होगा। संक्षेप में, गर्व और अधीरता से बचो, अपनी शार्प पॉइंट दिखाने से बचो, अधिक चतुर और चालाक बनो और तुम्हारा सफर आसान होगा, एल्डर रंजीत ने कहा। शिष्य समझ गया। बहुत धन्यवाद, राघव ने झुककर कहा। हालांकि एल्डर रंजीत ने सटल तरीके से कहा, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट था। राघव शायद ईस्टर्न वेस्टलैंड, वेस्टर्न डेजर्ट, सदर्न सी और नॉर्दर्न सोर्स के डिसाइपल्स में शीर्ष था, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स के जीनियसेस की तुलना में उसकी फाउंडेशन कमजोर थी। वो शुरुआत से ही हार रहा था। असल में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ने 4 आउटर रीजन्स में ब्रांच सेक्ट स्थापित करने का कारण यह नहीं था कि वहां के डिसाइपल्स पर बहुत उम्मीदें थी। सीधे शब्दों में कहें, 4 आउटर रीजन्स के डिसाइपल्स कैनन फॉडर से अधिक कुछ नहीं थे, मून की चमक दिखाने वाले फायरफ्लाइज मात्र। एल्डर रंजीत उसे काइंड हार्टेडली चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने लंबा जीवन देखा था और उन्होंने कई ऐसे डिसाइपल्स देखे जो सेंट्रल प्लेन्स गए आशाओं और उत्साह से भरे, लेकिन वास्तविकता से बुरी तरह ठोकर खाई। उन्होंने अनगिनत प्रॉमिसिंग जीनियसेस को एक एक करके गिरते देखा। अब वो लगभग नम हो चुके थे। यही कारण था कि वह चीजों में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। वो बस अपना काम करते थे, नियमों का पालन करते थे। सर्वोत्तम परिणाम पाने के बजाय वह केवल गलतियां करने से बचते थे। दुर्भाग्य से शिष्य की स्टूबॉर्ननेस कुछ ऐसा है जो आपने देखा। कोई भी मुझे बदल नहीं सकता, न तो हेवंस भी। अन्य लोग मुझे मूर्ख समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिश नहीं हूं, इसलिए मुझे फिश की खुशी नहीं पता। उसी तरह अन्य लोग मैं नहीं हैं। मैं स्काई रॉकेट करना चाहता हूं। वो कुंपेंग बनना चाहता हूं जो हेवंस की सीमाओं को तोड़े, भले ही मैं असफल भी हो जाऊं। मुझे परवाह नहीं। यदि मेरे पास वह साहस न होता तो जीने का कोई अर्थ नहीं होता। हालांकि शिष्य एल्डर की काइंडनेस की सराहना करता है। अगर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से इसका बदला चुकाऊंगा, राघव ने कहा। हर व्यक्ति के अपने अपने प्रिंसिपल्स हो सकते हैं और वे सभी सही लग सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। एक एक्सपर्ट के रूप में तुम्हें अपना विश्वास ढूंढना होगा, एक सच्चाई जिसे तुम सबसे अधिक मानते हो, एक सच्चाई जो 10,000 वर्षों बाद भी नहीं बदलेगी, जीवन मृत्यु में भी नहीं बदलेगी। राघव का विश्वास था कि उसे अपने जीवन में पूरी ताकत लगानी है। जिस दिन उसने 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट की कल्टीवेशन शुरू की, यह तय हो गया कि वह सामान्य मार्ग नहीं चल सकता। चूंकि वह दूसरों से अलग था, तो उनके प्रिंसिपल्स क्यों अपनाए? देखते हुए कि राघव के विचार उसके शब्दों से प्रभावित नहीं हुए, एल्डर रंजीत ने हल्का सा सिर हिलाया और चुप रह गए। हे हेवंस, कितने सारे 7th रैंक समुद्री राक्षस! अचानक एक स्टार्टल्ड चीख गूंज उठी। अनगिनत शक्तिशाली औरस तेजी से फ्लाइंग बोट की ओर बढ़ी। अंत में वे लुभाए गए। राघव मुस्कुराया। बोट के डेक पर लौटते हुए वो सभी के साथ खड़ा हो गया।
नीचे समुद्र में विशाल लहरें उभरी। असंख्य समुद्री राक्षस हर दिशा से ऊपर की ओर बढ़े और आधे से ज्यादा 7वें रैंक के समुद्री राक्षस थे। ब्रदर्स, खाना आ गया, जल्दी से मार डालो, आदिल ने चिल्लाया। इतने सारे 7वें रैंक के समुद्री राक्षस देखकर आदिल बहुत खुश हुआ। उसने राघव के साथ हुई बातचीत याद की और उसकी उदासीन चेहरा देखकर उसे समझ में आ गया कि ये समुद्री राक्षस उससे जुड़ा हुआ कुछ है। 7वें रैंक के समुद्री राक्षस सामान्य सी एक्सपांशन कल्टीवेटर्स के बराबर होते थे। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स उन्हें आसानी से मार सकते थे और ईस्टर्न वेस्टलैंड के डिसाइपल्स भी बिना ज्यादा मुश्किल के उन्हें मार सकते थे। राघव के आदेश पर वरिष्ठ शिष्य केवल आंतरिक गोली निकालने के लिए जिम्मेदार थे, जो उनके लिए बेहद सरल था। इस तरह एक आंतरिक गोली भी बर्बाद नहीं होगा। हालांकि केवल कुछ ही ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स इसमें भाग ले रहे थे। उनकी भयानक किलिंग पावर ने तेजी से समुद्र को लाल कर दिया। सभी 7वें रैंक के समुद्री राक्षस को मार दिए जाने के बाद राघव ने सिद्धार्थ से पूछा कि क्या वह इन्हें चाहता है। आखिरकार ये समुद्री राक्षस बहुत ही विकृत और अजीब थे। कोई भी इंसान इन्हें खाना नहीं चाहेगा, लेकिन सिद्धार्थ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि खाने योग्य होने पर वह चाहता है। राघव ने सभी को निर्देश दिया कि जब वे आंतरिक गोली निकालने में व्यस्त न हों, तो 7वें रैंक के समुद्री राक्षस के कॉर्प्सेस इकट्ठा करें। सिद्धार्थ खाने को लेकर पिकी नहीं था, इसलिए यह राशन इकट्ठा करने का एक शानदार मौका था। समय के साथ अधिक से अधिक 7वें रैंक के समुद्री राक्षस दिखाई देने लगे। हम अमीर हो गए। आदिल और अन्य एक्सटैटिक थे। उन्होंने पिछली बार शिकार में भाग लिया था, लेकिन तब इतने सारे 7वें रैंक के समुद्री राक्षस नहीं मिले थे। कुछ ही घंटों में उन्होंने इतने आंतरिक गोली इकट्ठा कर लिए जितने उन्हें 3 दिनों में मिलते थे। इस लाभ ने उन्हें लगभग पागल कर दिया। जैसे जैसे अधिक समुद्री राक्षस दिखाई दिए, सबके लिए यह कठिन होता गया। अधिक से अधिक ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स इसमें शामिल हो गए। एल्डर रंजीत ने थोड़ी सी भौएं चढ़ाई और इस अनंत समुद्री राक्षस की लहर को देखा। वो उत्सुक थे। उन्होंने कभी शिकार के दौरान इतने सारे 7वें रैंक के समुद्री राक्षस को आकर्षित होते नहीं देखा था। अचानक एक दहाड़ गूंज उठी। एक भयानक दबाव ने सभी के दिलों को हिला दिया। 8th रैंक सी डीमन, आदिल और अन्य स्टार्टल्ड हुए और जल्दी से फॉर्मेशन बनाए। समुद्र में एक विशाल आकृति प्रकट हुई और हवा में उड़ गई। ये 2 पंखों वाला एक मछली था। ये 3 मील लंबी मछली अपने पंखों से सूरज को ढक गई। उसका मुंह खुला और पानी की तीरें उन पर बरसी। वे गहरे हरे रंग की पानी की तीरें स्पेस्टियरिंग शोर के साथ आई और उनके साथ मतली उत्पन्न करने वाली गंध भी आई। वे स्पष्ट रूप से पॉइजनस थी और उन्हें छूना नहीं चाहिए था। कलेक्टिव शील्ड, आदिल, जो सबसे अधिक अनुभवी था, फॉर्मेशन के केंद्र में खड़ा हुआ और सभी वरिष्ठ शिष्य ने हैंड सील्स बनाए। लाइट बैरियर्स प्रकट हुए, सभी को ढकते हुए। वे लाइट बैरियर्स तेजी से एक एक करके फट रहे थे, लेकिन अंत में आधे बचे रहे। पानी की तीरें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जब पानी की तीरें समुद्र में गिरी तो कई समुद्री राक्षस प्रभावित हुए और उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। जिन स्पॉट्स पर पानी की तीरें लगी वे कोरोड होने लगे। क्या भयानक अटैक है, किसी ने कहा। अगर ये पानी की तीरें उन पर गिरती तो शायद वे स्केल्टन में बदल जाते। हालांकि आदिल ने समुद्र पर समुद्री राक्षस से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने कई युद्धों में भाग लिया था और उसका पर्याप्त बैटल एक्सपीरियंस था। अन्यथा भले ही उसने लोगों को रिश्वत दी हो, वह इस मिशन का लीडिंग शिष्य नहीं बन सकता था। सब लोग, ये एक शक्तिशाली 8th रैंक सी डीमन है। हमें इसे संभालने के लिए मिलकर काम करना होगा। मेरी डायरेक्शन सुनो। पहले हम। जैसे ही वो चिल्ला रहा था, एक स्वॉर्ड इमेज आसमान में उठा जिसने हेवन और अर्थ को हिला दिया। यह बेहद सुंदर था और जैसे ही बिजली की चमक, यह तुरंत गायब हो गया। वह विशाल विंग सी डीमन आधा कट गया। रक्त हवा में भर गया और यह समुद्र में गिर गया। लक्ष्मण ने अपना स्वॉर्ड शीथ किया। वह अटैक उससे ही था। ब्यूटीफुल, राघव ने पहले उसकी तारीफ की। लक्ष्मण दिन ब दिन और भी मजबूत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाजिद ने उसे कुछ पॉइंटर्स दिए
और अब जब उसके हेवनली दाओ एनर्जी को मिटा दिया गया था, वो और भी भयानक हो गया था। वो स्वॉर्ड ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरी दुनिया को भर रहा हो। ऐसा लगा कि इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे अनस्टॉपेबल बनाती है, कैपेबल ऑफ स्लाइसिंग अपार्ट हेवन और अर्थ। लक्ष्मण मूलतः स्वॉर्ड दाओ का जीनियस था, लेकिन वाजिद के गाइडेंस के तहत उसकी कंप्रिहेंशन और भी बढ़ गई। वह अटैक स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स के स्पेसिफिक टेरर से भरा था। यहां तक कि एल्डर रंजीत का एक्सप्रेशन भी बदल गया। उसने इससे पहले लक्ष्मण को नोटिस नहीं किया था। लक्ष्मण बहुत आई कैचिंग नहीं था, लेकिन जब उसने अटैक किया, उसने तुरंत एक 8th रैंक सी डीमन को मार दिया, और वह भी इतनी आसानी से। इससे एल्डर रंजीत ने राघव का पुनर्मूल्यांकन किया। लक्ष्मण जैसी शक्ति वाला कोई भी एक्सपेंशन दाओ सेट के सभी जीनियसेस में भी ड्राउन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व वास्तव में राघव के साथ चलने को तैयार है। जल्दी लाश पकड़ लो। आदिल और बाकी लोग पहले तो हक्के बक्के रह गए। सी डीमन का शव समुद्र में गिरा, जिससे विशाल लहरें उठीं। उन्होंने जल्दी से जादुई कला का उपयोग करके उसके 2 हिस्सों को इकट्ठा किया। उस सपाट और चिकने कट को देखकर वे ठंडी सांस अंदर खींच गए। लक्ष्मण का हमला इतना परिष्कृत था कि विश्वास करना मुश्किल था। घाव पूरी तरह सीधा था, जैसे किसी रूलर से खींचा गया हो, और वो बिल्कुल बीच में था। दोनों हिस्से समान थे, और उसके हड्डियां, जो ट्रेजर आइटम्स के समान थी, भी साफ सुथरी कट गई थी। इतना भयंकर हमला उन्हें चौंका गया। बस देखो मत, एक और आने वाला है, राघव ने कहा। यही समय था जब समुद्र में हलचल मची। पानी के नीचे एक विशाल आकृति तेजी से बड़ी हुई। मरो, मनोज ने चिल्लाया, और उसकी स्पीयर से मील लंबी स्पीयर इमेज निकली, जो पानी में घुस गई। एक विशाल शरीर हवा में उछला। यह भी एक 8th रैंक सी डीमन था। मनोज ने उसका सिर भेदा और वह मर गया। केवल जब उन्होंने शव को बोट की ओर उड़ते देखा, तब सभी ने प्रतिक्रिया दी और बचाव किया। फ्लाइंग बोट अंदर से बाहर से बड़ी थी, इसलिए सी डीमन कितना भी बड़ा हो, वो इसमें फिट हो जाएगा। बकवास। आदिल और बाकी लोग हक्का बक्का रह गए। 8th रैंक समुद्री राक्षस इस तरह के समुद्र में मालिक होते हैं। यहां तक कि फाउंडेशन फोर्जिंग एक्सपर्ट्स को भी उन्हें मारने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती, और इसमें भारी चोट लगने या मरने का भी खतरा होता। लेकिन लक्ष्मण और मनोज ने हर एक को एक ही वार में मार दिया, और वह भी एक साधारण सा वार। 8th रैंक समुद्री राक्षस उन 7th रैंक समुद्री राक्षस से बिल्कुल अलग थे। यहां तक कि उनके शव भी मूल्यवान थे, लेकिन उनके आंतरिक गोली और भी बहुत अधिक मूल्यवान थे। 2 8th रैंक आंतरिक गोली पाने पर वरिष्ठ शिष्य लगभग नाचने लगे। सिद्धार्थ भी खुशी से नाचने के करीब था। राघव ने कहा था कि सभी समुद्री राक्षस के शव उसके होंगे। उसने खुद को धन्य महसूस किया। ऐसा लगता था कि अब उसे भूख की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और उसे अभी खाना शुरू करने का मन हुआ। एक और 8th रैंक सी डीमन, किसी ने चिल्लाया, लेकिन यह सी डीमन उनके सामने से नहीं, बल्कि फ्लाइंग बोट के ठीक नीचे से आ रहा था। फ्लाइंग बोट हवा में उछल गया, और अनगिनत लोग उड़कर विंग समन करने को मजबूर हुए। फ्लाइंग बोट को हवा में रखते हुए एल्डर रंजीत ने इसे स्थिर करने का फैसला किया। इससे जब लड़ाई शुरू होगी तो यह अधिक सुविधाजनक होगा। कोई बाहर जाकर चारा बने, राघव ने कहा। फ्लाइंग बोट पर लड़ाई वास्तव में सुविधाजनक नहीं थी। मुझे जाने दो। अर्जुन सबसे पहले बाहर उड़ा और पानी की सतह से लगभग 1 मील दूर रुका। वो अभी रुका ही था कि एक विशाल मुंह उसे निगल गया, जिससे आदिल और बाकी लोग चौंक कर चीख पड़े। ये दिखावा करने वाला। राघव स्पीचलेस हो गया। अब भी वो अपने लक्ष्यों का पीछा कर रहा था। चौंकाने वाली चीखें तभी रुक गई जब 8th रैंक सी डीमन का सिर फट गया और एक गोल्डन आर्मोर्ड फ्रीक दिखाई दिया। मैंने 4 समुद्रों को पार किया, हजारों पहाड़ पार किए, हेवन और अर्थ में बड़ी लहरें बनाई, डीमंस को मारा, डेविल्स को समाप्त किया, स्टार्स और मून को छीन लिया। अगर तुम्हें एक शौर्यवान हीरो चाहिए तो मुझे ढूंढो, अर्जुन। अगर तुम्हें मुझे खाना है तो देखना पड़ेगा क्या तुम्हारे पास इसके लिए दांत है, अर्जुन फ्लैशी तरीके से बोला। राघव ने फेस पाल्म्स किया। क्या ये बंदा एक दिन बिना दिखावे के मर जाएगा?
यहां इतने ज्यादा आउटसाइडर्स नहीं थे, तो क्या फायदा। ये दूसरों को उसके लिए शर्मिंदा करता था। सब लोग तैयार हो जाओ, और ज्यादा समुद्री राक्षस आ रहे हैं। अब तक तो सिर्फ एपेटाइजर आया था, मेन कोर्स अब आने वाला है। राघव ने अनगिनत शक्तिशाली औरस रशिंग आते महसूस किए। अर्जुन, मनोज, सिद्धार्थ, तुम फ्रंटलाइन पर लड़ो और समुद्री राक्षस का ध्यान खींचो। सीमा, नेहा, लक्ष्मण, तुम लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स से सपोर्ट दो। आदिल, तुम कॉप्सिस और आंतरिक गोली इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हो। जब व्यस्त हो तो बड़े टारगेट्स पर ध्यान दो। छोटे काम में उलझकर बड़े मौका मत गवाओ। बाकी लोग फैल जाओ। स्क्वाड लीडर्स, तुम किसी भी फिश के लिए जिम्मेदार हो जो स्लिप हो जाए। जिनको टास्क नहीं मिला वे आदिल की मदद करें। याद रखना, 8th रैंक से नीचे के कॉप्सेस की कोई परवाह नहीं। अर्जुन, मनोज और सिद्धार्थ फ्रंट पर खड़े हुए। अर्जुन को सपोर्ट के लिए पीछे रखा जाना चाहिए था, लेकिन वह शो ऑफ करना पसंद करता था, इसलिए राघव ने उसे वही रखा। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स जल्दी से फैल गए और अपने लिए सबसे अच्छे स्थान खोज लिए। इसके लिए उन्हें कोई निर्देश नहीं चाहिए था। इतने सारे लाइफ एंड डेथ बैटल्स के बाद वे लंबे समय से टैसिट अंडरस्टैंडिंग में थे। आदिल और बाकी लोग भी हाईली एक्सपीरियंस थे। वे जल्दी से अपने पोजीशंस ढूंढ लिए ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स के अनुसार। ईस्टर्न वेस्टलैंड के डिसाइपल्स इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि कहां खड़े हों। अचानक समुद्र से विस्फोट हुए। विशाल आकृतियां बाहर निकली। हर एक पहाड़ के समान बड़ा और शक्तिशाली प्रेशर्स जारी कर रहा था। वे आ गए। आदिल और बाकी लोग थोड़े घबराए हुए थे। हालांकि वे फाउंडेशन फोर्जिंग एक्सपर्ट्स थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी इतनी बड़ी लड़ाई का सामना नहीं किया था। उन पर एक साथ 10 से अधिक 8th रैंक समुद्री राक्षस टूट पड़े थे, लेकिन राघव पीठ के पीछे हाथ बांधे बेपरवाह खड़ा था। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स भी पूरी तरह निश्चिंत मुद्रा में खड़े थे। उनमें कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि वे पहले इससे भी अधिक भयानक लड़ाइयां लड़ चुके थे। ये तो उनके लिए मामूली झड़प थी। पानी की सतह फट पड़ी और विशाल आकृतियां उनकी ओर टूट पड़ी। सबसे पहले उन्होंने मनोज और उसके साथियों पर हमला किया, क्योंकि वे सबसे पास थे। लेकिन 8th रैंक समुद्री राक्षस इतने विशाल थे कि तीनों ने फैलकर खड़े होने के बावजूद उनमें से कुछ ऊंचाई में जाकर सीधे सीमा और दूसरों पर टूट पड़े। मारो! अर्जुन गर्जा और हाथ लहराते ही घर जितने बड़े 3 गोले उसके चारों ओर मुंह खोले समुद्री दानवों के मुंह में जा गिरे। उनके मुंह इतने बड़े थे कि चाहे वह जैसे भी फेंकता, निशाना नहीं चुक सकता था। ये उसके शक्तिशाली बम थे। जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन बढ़ी, उसकी फॉर्जिंग एफिशिएंसी भी बढ़ गई थी। इसलिए अब अपने खजाने लुटाना उसके लिए पहले जितना दर्दनाक नहीं था। ये ठंडे खून वाले समुद्री राक्षस बहुत ही कम दिमाग वाले थे। बिना समझे ही बम उनके मुंह में फट गए, जिससे उनके सिर चिथड़े चिथड़े हो गए। अर्जुन ने पल भर में 3 8th रैंक समुद्री राक्षस को मार गिराया। हालांकि इसमें किस्मत भी शामिल थी, लेकिन यह कार्यकुशलता चौंका देने वाली थी। मनोज ने भी पूरी ताकत से हमला किया। उसके शरीर से प्रचंड ब्लड ऊर्जा उठी और उसका भाला नाच उठा। उसने भी पहले ही पल में एक सी डीमन को मार गिराया। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, उसने बारबेरियन ब्लड ब्रॉन्ज बॉडी बुला लिया था। उसके हथौड़े की एक ही चोट से एक सी डीमन चकनाचूर हो गया। उसकी ताकत ने उस सी डीमन को उसके आंतरिक गोली समेत विस्फोटित कर दिया। सिद्धार्थ, थोड़ा ध्यान दे। अगर ऐसे मारोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। राघव बेबस था। ये लड़का कब थोड़ा दिमाग लगाएगा? अगर सब उड़ ही गया तो आंतरिक गोली और कोप्स का क्या फायदा? ओह, तो मुझे क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ बड़बड़ाया। थोड़ा हल्के से, बस उसके सिर पर वार करो। मैं चाहूंगा कि तुम उसे अधमरा छोड़ दो, लेकिन यूं विस्फोट मत करो, राघव ने कहा। सिद्धार्थ की अक्ल तो जैसे ताकत के बढ़ने के साथ घटती जा रही थी। ठीक है, मैं ब्रदर लॉन्ग की सुनूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक उसी समय एक और 8th रैंक सी डीमन उसकी तरफ आया और उसने फिर अपना डंडा दे मारा। खून की धुंध हवा में भर गई। फिर से कुछ भी नहीं बचा। सिद्धार्थ हैरान रह गया। राघव का खून खौलने लगा।
सिद्धार्थ की ताकत को नियंत्रित कराना नामुमकिन था। आखिरकार उसने हार मान ली और उसे जो करना है करने दिया। सिद्धार्थ की बर्बर शक्ति वाकई डरावनी थी, यहां तक कि एल्डर रंजीत भी हक्का बक्का रह गया। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, उसका आश्चर्य और बढ़ता गया। सिद्धार्थ, मनोज, लक्ष्मण और बाकी सभी ने चौंका देने वाली ताकत दिखाई। खासकर सिद्धार्थ, जिसकी गदा सीधे समुद्री राक्षस के सिर पर लगती थी, लेकिन नतीजा यह होता कि पूरा शरीर उठ जाता था। यहां तक कि उनके बेहद कठोर आंतरिक गोली भी साथ ही फट जाते थे। यह शक्ति एल्डर रंजीत ने पहले कभी नहीं देखी थी। आदिल और अन्य लोग पहले तो सिद्धार्थ की शक्ति देखकर दंग रह गए, लेकिन तुरंत बाद बेहद परेशान हो उठे। हर वार के साथ एक और 8th रैंक आंतरिक गोली गायब हो जाता था। उन्होंने तय किया कि अब सिद्धार्थ की ओर देखेंगे ही नहीं, क्योंकि देखना बहुत दर्दनाक था। वे चारों ओर रून्स चलाकर उन्हें विशाल हाथों में बदल रहे थे, जो लगातार मरे हुए 8th रैंक समुद्री राक्षस को इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें असल लड़ाई में शामिल होने की जरूरत नहीं थी। अपनी रिफाइंड मैजिकल आर्ट्स की वजह से वे शव इकट्ठा करने में बेहद माहिर थे। 36 लोग मिलकर काम कर रहे थे और वे शायद ही कोई शव छोड़ रहे थे। असल में उनकी गिनती 37 थी, लेकिन उनमें से एक को एल्डर रंजीत ने ईस्टर्न वेस्टलैंड में फेंक दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि यह सब अनुचित है। सामने मनोज, अर्जुन और सिद्धार्थ ज्यादातर समुद्री राक्षस को खींच रहे थे। बाकी जो बचकर निकलते, उनमें से अधिकतर 7th रैंक थे, जिन्हें मारना बेहद आसान था। कभी कभार जो 8th रैंक समुद्री राक्षस निकल आते, उन्हें कुछ स्क्वाड लीडर्स मिलकर तुरंत मार गिराते। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। सीमा और नेहा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राघव ने उन्हें बस समूह का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन अभी किसी को उनकी मदद नहीं चाहिए थी। घबराए हुए ईस्टर्न वेस्टलैंड डिसाइपल्स भी अब शांत होने लगे, जब उन्होंने देखा कि ड्रैगन ब्लड लीजन इतने समुद्री राक्षस को संभाल ले रही है। उन्होंने भी अपनी अपनी जगह पकड़ ली और कभी कभार हमला किया। मौका न मिलने पर वे शव इकट्ठा करने में मदद करने लगे। समय बीतने के साथ समुद्री राक्षस की संख्या घटने के बजाय और बढ़ने लगी, और वे और भी शक्तिशाली होते गए। शुरू में वे सिर्फ अर्ली 8th रैंक के थे, लेकिन अब मिड 8th रैंक समुद्री राक्षस आने लगे। जब वे प्रकट हुए तो सिद्धार्थ तो खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसने पाया कि मिड 8th रैंक समुद्री राक्षस को मारने पर कम से कम उनका कुछ हिस्सा बच जाता है। उनके आंतरिक गोली भी सही सलामत रहते हैं। शुरू में आदिल इनकी इतनी बड़ी संख्या देखकर खुश हुआ था। उन्हें सच में बहुत धन मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे और 8th रैंक समुद्री राक्षस आते गए, वे धीरे धीरे डरने लगे। वे 100 से भी अधिक 8th रैंक समुद्री राक्षस मार चुके थे, और अब यह बोझिल होने लगा था। जैसे जैसे वे बढ़ते गए, उनके पास 7वें रैंक के समुद्री राक्षस के आंतरिक गोली तक इकट्ठा करने का समय नहीं रहा, और वे समुद्र में ही गिर गए। समुद्र समुद्री राक्षस के खून से लाल हो गया। कुछ शव गहराई में डूब गए, जबकि कुछ सतह पर तैरने लगे। तैरते द्वीपों और बड़े बड़े कब्रिस्तानों जैसे हजारों मील तक समुद्र लाल हो चुका था, और अनगिनत समुद्री राक्षस पागलों की तरह टूट पड़ रहे थे। उनकी संख्या और ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। आदिल के दिल में सिहरन दौड़ गई, लेकिन जब उसने चुपके से राघव की ओर देखा तो पाया कि उसका चेहरा अब भी शांत था, मानो उसके सामने हो रही ये भयावह लड़ाई सिर्फ एक खेल हो। आदिल ने गहरी सांस ली और किस्मत को धन्यवाद दिया कि उसने समझदारी दिखाई थी। उसने राघव से मरने मारने की लड़ाई नहीं की थी। यह सोचकर उसने खुद को ही दाद दी कि वो कितना बुद्धिमान था। राघव ने अब तक कोई चौंकाने वाला हमला नहीं दिखाया था, लेकिन मनोज, अर्जुन, लक्ष्मण, सिद्धार्थ और बाकी सबकी ताकत एक से बढ़कर एक थी। इन सबको देखकर आदिल समझ गया कि राघव वास्तव में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक डरावना है। आदिल, ध्यान दो, तुम पहले ही एक 8th रैंक आंतरिक गोली खो चुके हो, राघव ने पुकारा। ओह, माफ करना। आदिल का रनिक हैंड एक सी डीमन ने तोड़ दिया था, और नतीजतन एक 8th रैंक सी डीमन का शव समुद्र में गिर गया और खो गया। इतना परेशान मत हो, यह तो बस शुरुआती दृश्य है। जब आदत हो जाएगी तो ठीक रहेगा। पीछे वाले सब लोग, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। तुम लोग सिर्फ शव इकट्ठा करने पर ध्यान दो।
ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स, अब अपनी ताकत मत रोको। हमने लगभग सबको अपनी ओर खींच लिया है, तो अब वक्त करीब है, राघव ने कहा। शुरुआती दृश्य, आदिल और बाकी लोग सिहर उठे। इतनी भयानक लड़ाई अगर बस शुरुआत है, तो असली लड़ाई कैसी होगी? मारो, जी भरकर मारो। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स गरज उठे और पूरी ताकत से समुद्री राक्षस का सहार करने लगे। इस समय जो समुद्री राक्षस आ रहे थे, वे और भी मजबूत हो चुके थे। यहां तक कि देर से 8वें रैंक, लेट 8th रैंक वाले भी सामने आने लगे। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को अब मुश्किलें महसूस होने लगी। उन्होंने सभी ने अपनी स्पिरिट ब्लड सक्रिय कर दी और पागलों की तरह हमला करने लगे। उनके ट्रेजर आइटम्स हवा में चमक रहे थे और चारों ओर लाल खून बिखर रहा था। स्पिरिट ब्लड और ट्रेजर आइटम्स की ताकत से 8वें रैंक वाले समुद्री राक्षस तेजी से काट गिराए जा रहे थे। उनके शव एक एक करके नीचे गिरते चले गए। आदिल और बाकी लोग लाल आंखों से देखते रहे। अब उनके पास 7वें रैंक वाले समुद्री राक्षस की परवाह करने का समय नहीं था। उनका पूरा ध्यान सिर्फ 8वें रैंक वाले कॉर्प्सेस इकट्ठा करने पर था। संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए आदिल और बाकी फाउंडेशन फॉर्जिंग डिसाइपल्स को भी उन्हें इकट्ठा करने में कठिनाई हो रही थी। ईस्टर्न वेस्टलैंड के डिसाइपल्स की मदद के बावजूद कई शव समुद्र की गहराइयों में गिर गए। एक बार जब शव समुद्र में गिर जाते तो उन्हें वापस निकालना असंभव था। उन्होंने हेवनली दाव रून से बने हाथों को पानी में भेजने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनका बहुत अधिक स्पिरिचुअल युअन खर्च हो रहा था। शवों को समुद्र में गिरते देखकर आदिल और बाकी डिसाइपल्स का दिल दुख से भर गया, मगर वे मजबूर थे। वे केवल पूरी कोशिश करके 8वें रैंक वाले समुद्री राक्षस के शव समेट पा रहे थे। जैसे जैसे ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स अपनी ताकत खोलते जा रहे थे, समुद्री राक्षस की संख्या घटने की बजाय और बढ़ने लगी। अब सिर्फ 8वें रैंक वाले समुद्री राक्षस ही बचे थे। वे एक ज्वार की तरह पागलपन से हमला कर रहे थे। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स भी मानो पागल हो गए थे। हर कोई एक निर्दयी युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जो बिना रहम के समुद्री राक्षस का कत्ल कर रहा था। आखिर में आदिल और बाकी डिसाइपल्स सिर्फ देखकर ही डर गए। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स अब वैसे लोग नहीं लग रहे थे जिनसे वे अभी तक बातें कर रहे थे। वे खून के प्यासे दानव जैसे प्रतीत हो रहे थे, निर्दयी, ठंडे और उनके प्रचंड किलिंग इंटेंट से आत्माएं कांप रही थी। यही ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की सबसे मजबूत स्थिति थी। ये किलिंग इंटेंट असंख्य योद्धाओं की हड्डियों के ढेर पर खड़ा किया गया था। समुद्री राक्षस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अंततः उनके शव समुद्र पर पहाड़ों की तरह ढेर हो गए। यह भयावह दृश्य देखकर एल्डर रंजीत तक कांप गए। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सावधान! अचानक एक विशाल केकड़े जैसा सी डीमन एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर के सामने आ पहुंचा। ये एक लेट 8th रैंक सी डीमन था और उसके सख्त कवच की वजह से वह उनकी रक्षा रेखा तोड़कर अंदर तक आ गया। उसकी विशाल पंजे की चोट ड्रैगन ब्लड वॉरियर की ओर बढ़ी, जिसे देखकर बाकी लोग चीख पड़े। वह ड्रैगन ब्लड वॉरियर अभी अभी एक और सी डीमन को पीछे धकेल पाया था और उसके आसपास कोई मदद करने वाला नहीं था। स्प्लिट द हेवंस! खून सा लाल प्रकाश आकाश से उतरा और उस सी डीमन को चीर कर वहीं मार गिराया। तलवार की छवि नीचे गिरी और भारी कवचधारी समुद्री राक्षस को मार डाला। बॉस! ड्रैगन ब्लड योद्धा खुशी से चिल्ला उठे। जैसे ही राघव शामिल हुआ, उसने 8वीं रैंक के अंतिम चरण का एक समुद्री राक्षस मार डाला। उस समुद्री राक्षस की रक्षा बहुत ही शक्तिशाली थी। उसमें कोई भी कमजोर बिंदु नहीं था। जब वह ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के बीच घुस गया तो उसने उनकी पूरी फॉर्मेशन तोड़ दी थी। यहां तक कि मनोज भी उसकी एक चिमटी से उड़ गया था। वह हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? एल्डर रंजीत ने तुरंत राघव की चाल का स्रोत पहचान लिया। अब बस काफी है, सीमा, सब खत्म करो, राघव ने कहा। सीमा ने सिर हिलाया और अपने हाथ आगे बढ़ाए। हाथों से मुहर बनाते हुए उसने अपनी आत्मा की शक्ति को बुलाया। सोल एक्सटर्मिनेशन लाइफ डिवावरिंग आर्ट! एक भयावह आत्मिक तरंग फैल गई, जिसने तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र को ढक लिया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए ठहर गई हो। यह सोल एक्सटर्मिनेशन लाइफ डिवावरिंग आर्ट वो पहले भी इमेमोरियल पाथ में इस्तेमाल कर चुकी थी,
लेकिन उस समय उसने इसे इंसानों पर प्रयोग किया था और पूरी ताकत से नहीं चलाया था। लेकिन इस बार वह इसे उन उग्र और निर्दयी समुद्री राक्षसों पर चला रही थी। इस बार उसके मन में कोई हिचक नहीं थी। उसने अपनी आधी से भी ज्यादा आत्मिक शक्ति खर्च कर दी ताकि इस कला की शक्ति और क्षेत्रफल दोनों बढ़ जाएं। उस अदृश्य लहर ने पीछे खड़े लोगों तक को कांपा दिया। आदिल और बाकी लोगों को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा किसी भयावह आध्यात्मिक हाथ में फंसी हो। अगर सीमा चाहती तो वो उनकी आत्मा को पल भर में नष्ट कर सकती थी। अब आदिल को एहसास हुआ कि सीमा कितनी भयावह है। यह आत्मा शक्ति सारी कल्पनाओं से परे थी। यहां तक कि अंडरवर्ल्ड सोल मैजिकल आर्मोर होने के बावजूद वह इस हमले को रोक नहीं पाता। ये सोचकर उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। वे उग्र समुद्री राक्षस अचानक जड़ हो गए। वे कुछ क्षणों के लिए सोचने समझने की शक्ति खो बैठे। सीमा की आत्मा कला भयावह थी, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र में फैलाने की वजह से उसकी शक्ति बिखर गई। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह सीधे सीधे 8वीं रैंक के समुद्री राक्षसों को मार सके। वाइंड मून डिवार्स द हेवंस। नेहा के चारों ओर रून घूमने लगे और लाखों हथेली के आकार की वायुधारियां निकल पड़ी। ये वायुधारियां समुद्र की लहरों की तरह चारों ओर फैल गई। उनकी तीखी आवाज से सबके कान चुभने लगे। ऐसा लगा मानो लाखों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को छोड़कर बाकियों के चेहरे बदल गए। उन्होंने पहले कभी इतनी भयानक वायुधारियां नहीं देखी थी। ये वायुधारियों का समुद्र सीधे समुद्री राक्षसों की सेना पर टूट पड़ा। जैसे कोई तेज चाकू नरम टोफू को काट देता है, वैसे ही शक्तिशाली 8वीं रैंक के समुद्री राक्षस एक पल में काट दिए गए। सीमा और नेहा के संयुक्त हमले से सैकड़ों 8वीं रैंक के समुद्री राक्षस मारे गए। अनगिनत लाशें पहाड़ की तरह इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे समुद्र की ओर गिरने लगी। धरती और आकाश में भयावह सन्नाटा छा गया। केवल एक सांस के समय बाद आदिल और बाकी लोग घबराकर आदेश देने लगे कि लाशें जल्दी इकट्ठी करो। वे सब धन थी। समुद्र में डूबने से पहले उन्होंने जितनी हो सकी उतनी लाशें पकड़ ली। यह हमला बहुत ही डरावना था। सभी समुद्री राक्षस मारे जा चुके थे और अब वे बिना किसी डर के नीचे उतरकर लाशें इकट्ठा कर सकते थे। जल्दी करो, हमें तुरंत निकलना चाहिए, एल्डर रंजीत ने कहा। सभी ने तेजी से युद्ध क्षेत्र को साफ करना शुरू किया, लेकिन वो बहुत बड़ा था। कुछ वरिष्ठ शिष्य इतने लालची थे कि उन्होंने 7वीं और 6ठी रैंक के समुद्री राक्षसों को भी नहीं छोड़ा। एल्डर रंजीत ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन साथ ही उसे भी लगा कि इतनी सारी लाशें छोड़ देना बर्बादी होगी। इसलिए वह भी वहीं खड़ा इंतजार करने लगा। राघव, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? और तुम्हारी मुस्कान इतनी चालाक क्यों लग रही है? नेहा ने उसे घूरते हुए पूछा। क्या मैं मुस्कुरा रहा था? राघव ने सिर हिलाया। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। साफ साफ बताओ, दिमाग में कौन सी शैतानी चाल चल रही है? नेहा ने आंखें तरेरी और मुट्ठी उठा ली। तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरे पास इतने बुरे ख्याल नहीं है। खैर, युद्ध क्षेत्र साफ हो चुका है तो हमें लौट जाना चाहिए। क्या तुम नहीं देख रही कि एल्डर रंजीत का चेहरा गहरा होने लगा है? डांट मत खाओ। राघव ने सीमा और नेहा को खींचकर उड़ते जहाज पर चढ़ा लिया। नेहा राघव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसकी यह मुस्कान देखकर उसे पता चल गया था कि वो कुछ न कुछ जरूर सोच रहा है, लेकिन जब वह बोलने को तैयार नहीं था तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इतने सारे लोग मौजूद थे, इसलिए वह उसे मार भी नहीं सकती थी। उसने धीरे से उसकी कमर पकड़कर जोर से चुटकी काटी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। यह धूर्त पहले से ही तैयार था और उसने अपने मांसपेशियों को कस लिया था। नेहा ने दांत पीस लिए, लेकिन बेबस थी। सब लोग इकट्ठे हो गए। एल्डर रंजीत ने पूछा। एल्डर को रिपोर्ट करते हैं। हम सब आ चुके हैं, आदिल ने तुरंत जवाब दिया। अब भी सबको लग रहा था मानो वे किसी सपने में हों। उनका लाभ सचमुच चौंकाने वाला था।